हेलो। 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 देखिए, आपका पुलिस अधिनियम चल रहा था। पुलिस अधिनियम में आपका सेक्शन 1 पढ़ाया जा रहा था, यानी कि धारा 1 कल हम लिखवा चुके थे। अब आइए आपका सेक्शन 2 देखा जाए। देखिए, सेक्शन 2 से भी आपका प्री में भी क्वेश्चन बना है और भी क्वेश्चन बना है। और सेक्शन 2 भी अच्छे से पढ़िए, फिर आपका 2A पढ़ा जाता है। और जो सेक्शन 2 है आपका पूछा भी जाता है, और बेयर एक्ट की जो भाषा है वह भी देखी जाएगी। और इसमें आपका केस भी पूछा गया है। देखिए, बल का गठन। बल का गठन का मतलब ये हुआ कि पुलिस बल का जो गठन होगा उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम बताया गया था, और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में चूंकि सेक्शन 1 में नाम इत्यादि था, सेक्शन 2 में परिभाषाएं थी, और बल का गठन के बारे में प्रावधान सेक्शन 3 में था। चूंकि पुराने कानून में आपका 1861 वाले जो कानून हम यूपी के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें आपका नाम इत्यादि है ही नहीं कानून का। तो सेक्शन 1 में आपका निर्वचन खंड या परिभाषा है, सेक्शन 2 में ही बल का गठन है। तो उत्तराखंड के लिए भी बताया गया था, और वही नियम यूपी के लिए भी चलेगा। तो बल का गठन कौन करेगा, और ये जो पुलिस बल होगा ये किसके कंट्रोल में होगा। तो पहले तो आपका सेक्शन कवर किया जाता है। सेक्शन 1 में पुलिस की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 2 में बल का गठन दिया गया है। और जब गठन हो जाएगा तो सेक्शन 8 में इनके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसी प्रकार आपका जो नागरिक उड्डयन कार्मिक हैं उसकी परिभाषा सेक्शन 1 में, उसका गठन हम बताएंगे 2A में। और उनको प्रमाण पत्र की धारा में दिया जाता है 8A में, जो हवाई अड्डों पर तैनात होती हैं पुलिस। तो पहले सामान्य पुलिस के बारे में जाना जाए, और तब आपका आज नागरिक उड्डयन कार्मिक है उसको भी हम बता देते हैं। देखिए भाई, आपका धारा 2 बल का गठन। इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ माने उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापना एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतितः भर्ती किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु आपका कह सकते हैं कि राज्य सरकार के अधीन, इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस बल पर कंट्रोल कर कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा। और रीतितः, रीतितः मतलब हुआ विधितः, विधितः मतलब कानून के अनुसार इन्हें भर्ती किया जाएगा, मनमाना नहीं। और वह वह अधिकारियों और पुलिस जन की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा और ऐसी रीत से गठित होगा जैसा राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित करे। यानी कि पुलिस बल में कितने लोग होंगे, कौन कौन अधिकारी होंगे, इसका निर्धारण भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आपका दिया गया है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य सब शर्तें वह होंगी जो राज्य सरकार अवधारित करे। यहाँ से भी आपका प्री में पोस्ट क्वेश्चन बनता है, और कल ही लिखवाया भी गया था, बताया गया था कि पुलिस बल की अधीनस्थ, मैंने परसों बताया गया था कि पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति में कौन आते हैं। तो जो पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीवाईएसपी से
नीचे के पुलिस वाले हैं। तो जो डीवाईएसपी के नीचे के पुलिस वाले हैं, सेक्शन 2 का पैराग्राफ 2 बताता है कि उनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। यानी कि अगर हम आपका सेक्शन 2 में देखें तो क्वेश्चन का मॉडल भी हमें चलना है। पहला क्वेश्चन ये बना कि पुलिस बल किसके अधीन होता है, पुलिस बल की स्थापना कौन करती है, तो आपका जवाब रहेगा स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा क्वेश्चन आया पुलिस बल में कितने अधिकारी होंगे और पुलिस बल में कितने लोग होंगे, इसका निर्धारण कौन करती है, तो एक लाइन ही जवाब रहेगा स्टेट गवर्नमेंट। पुलिस बल की भर्ती के बारे में प्रावधान किस धारा में है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 2 में है। कौन पुलिस बल में भर्ती करती हैं लोगों को, स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि कुल मिलाकर स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार ही। और एक लाइन और सेकंड पैराग्राफ भी सतर्क रहना है, जो सबऑर्डिनेट क्लास के पुलिस वाले हैं उनके वेतन और सेवा की शर्तों का निर्धारण कौन करती है, राज्य सरकार। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन आपका बनता है केस के माध्यम से बनता है, और चूंकि भाई सेवा शर्तों के लिए भी सेवा शर्तें और वेतन कितना होगा सबऑर्डिनेट पुलिस वालों का, इसका निर्धारण भी राज्य सरकार करती है। अतः केस के माध्यम से हमें जानना है और 2-3 केस याद रखना है। एक केस ज़्यादा पूछा जाता है नानक चंद का। देखिए भाई पहला केस हम बता रहे हैं, अब्दुल अभी लिखवाएंगे, इसके बाद आपका अब्दुल अहमद बनाम पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश। यानी कि अब्दुल अहमद वर्सेज डीआईजी उत्तर प्रदेश का केस है। ये केस 1965 का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इस केस में हुआ क्या, कुछ पुलिस वालों को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया था, आपका अनिवार्य सेवानिवृत्त। अब अनिवार्य सेवानिवृत्त क्या होती है ये देखिए। यानी कि मान लीजिए कि आपका 60 साल की नौकरी है, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब रिटायर होंगे, तो राज्य सरकार को पावर है कि आपका कारण दर्शाते हुए 60 साल पहले ही जबरदस्ती आपको रिटायर कर दे, पेंशन वोशन दे, वो अलग बात है, लेकिन रिटायर कर सकती है। इसी को कहा जाता है कंपलसरी रिटायरमेंट, यानी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति। यानी कि समय से पहले उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती क्या दे देना, रिटायर कर देना, उसी को हम कहते हैं, या उसको सेवा से हटा रिटायर कर देना, इसी को एक लाइन में कहते हैं कंपलसरी रिटायरमेंट या अनिवार्य सेवानिवृत्ति। तो चूंकि पुलिस वालों के लिए सेवा की शर्तें क्या होंगी, सेक्शन 2 के तहत ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अतः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो अनिवार्य सेवानिवृत्त का प्रावधान है वह सेक्शन 2 में आएगा और यह प्रावधान वैध माना जाएगा। यानी कि यह प्रावधान सही है। याद रखिए कौन सा केस है आपका, अब्दुल अहमद। इसके बाद जो दूसरा केस आपका बना है नानक चंद्र बनाम राज्य का केस बना है, ये आपका यूपीएपीओ में आ चुका है। ये पूछा गया है कि नानक चंद्र वर्सेज स्टेट, ये 1971 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही केस है। और ये केस पूछा गया है किससे संबंधित है, सेक्शन 2 से, यानी कि पुलिस बल के गठन या भर्ती से संबंधित है। इस केस में क्या हुआ देखिए, सामान्य नियम पहले देखिए। सामान्यतः किसी भी पद पर जब लोग की भर्ती की जाती है तो अस्थाई ही की जाती है, यानी कि अस्थाई नहीं बल्कि
टेम्पररी यानी कि अस्थायी ही भर्ती की जाती है और कुछ समय बाद उसे अस्थायी किया जाता है। चाहे पीसीएसजे में हो, वहाँ भी पहले अस्थायी की जाती है। आचरण जिसे हम प्रोबेशन काल कहते हैं, जिसे हम परिवीक्षा काल कहते हैं या निगरानी काल भी कहते हैं। ये अभी किस पर है? परिवीक्षा काल में है, निगरानी में है। चाहे एपीओ हो, चाहे पीसीएजे हो, पीसीएस हो, आईएएस हो या पुलिस बल में भर्ती हो, याद रखिएगा इनकी जो भर्ती की जाती है शुरुआती दौर में अस्थाई नहीं की जाती। जो हाई कोर्ट के जज बनाए जाते हैं इनमें भी याद रखिए आपका 2 साल के लिए बनाए जाते हैं और इनका अगर आचरण अच्छा रहता है तो क्या किए जाते हैं? अस्थाई। और आचरण अच्छा नहीं रहेगा तो अस्थाई किए ही नहीं जाते और जैसे अस्थाई नहीं किए जाएंगे इनका पद अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त। तो उसी प्रकार ये आया कि क्या राज्य सरकार पुलिस बल में अस्थायी भर्ती कर सकती है कि नहीं, कि अस्थायी ही करनी होगी। इसको लेकर नानक चंद्र के केस में विवाद उत्पन्न हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धारा 2 की व्याख्या करते हुए ये बताया कि राज्य सरकार चाहे तो पुलिस बल में अस्थायी भर्ती कर सकती है और सामान्यतः किसी भी पद पर अस्थायी तौर पे व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाता, अस्थायी ही किया जाता है और उतने समय तक के लिए उसका आचरण भी देखा जाता है कि आचरण अगर अच्छा रहता है तो उसे अस्थायी किया जाता है और आचरण अगर उस बीच खराब रहा तो नौकरी से क्या किया जाता है? हटा भी दिया जाता है। चाहे टीचर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो। अब समय अलग अलग हो सकता है लेकिन पुलिस वालों के समय 2 साल है। पूछा भी पैरा में आगे पढ़ाया जाएगा कि कितने साल पुलिस वाले परिवीक्षा पर रहेंगे? 2 साल। और 2 साल में बदमाशी नहीं करना है और 2 साल में अगर आचरण आपका गलत निकलता है तो ज़्यादा आपको अधिकार नहीं है। 2 साल बाद ज़्यादा अधिकार मिलता है जब कैसा हो जाएंगे? अस्थाई। पैरा में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपका सुरेश चंद्र शर्मा बनाम स्टेट का केस है। सुरेश चंद्र शर्मा बनाम स्टेट का केस है जिसमें ये कहा गया कि जो पुलिस में क्लर्कियल पोस्ट होती है, लिपिकीय पोस्ट होती है, उस पर भी जो नियुक्ति करती है वह नियुक्ति उप महानिरीक्षक द्वारा की जाती है, यानी कि डीआईजी द्वारा। जैसे टाइपराइटर हो गया या मुंशी हो गया, यानी कि जो फील्ड में नहीं जाते बल्कि क्या करते हैं? क्लर्कियल काम करते हैं। तो कम से कम 2 केस याद रखना है। फिर हम बता दें आपका एक नानक चंद्र का और दूसरा अब्दुल अहमद का। इसमें जो ज़्यादा पूछा गया है नानक चंद्र का पूछा गया है और एक केस आपका नानक चंद का और भी केस हैं वह आईपीसी में है। आईपीसी में भी अलग है भाई केस, वो भी याद रखना है। और आईपीसी में अभी आपका पूछा भी गया था इस बार जो सेक्शन 34 है और 149 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार बना था कि धारा 34 आईपीसी और 149 में अंतर किस केस में बताया गया था? पिछली बार यूपी एपीओ में आया था। तो वह केस भी है नानक चंद्र का। तो अगला देखा जाए इस प्रकार सेक्शन 2 समाप्त हो गया। अब आइए सेक्शन 3 देखा जाए। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 राज्य सरकार में अधीक्षण का निहित होना। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार पूरे पुलिस बल पर सुपरविजन करेगी, यानी कि पूरा पुलिस बल आपका किसके कंट्रोल में होगा? स्टेट गवर्नमेंट। उत्तराखंड राज्य में भी यही नियम था।
कि पूरा जो पुलिस बल है वह किसके कंट्रोल में होगा, तो आपका कह सकते हैं कि राज्य सरकार के कंट्रोल में। और पुराने कानून में भी यही नियम है। नहीं मिल रहा है क्या आपका? पीछे है भाई, बताना चाहिए ना। नहीं मिल रहा तो रुकिए। हाँ भाई, देखिए कुछ बेयर एक्टों में आपका बता दिया जाए, लास्ट में आपका दिया है, और कुछ में आपका शुरुआती दौर में, माने पुलिस अधिनियम। माने कुछ बेयर एक्ट में लास्ट में पुलिस अधिनियम दिया है, और कुछ बेयर एक्ट में शुरुआती दौर में। तो भाई आपका शुरुआती दौर में होगा। एक सेकेंड, ये है देखिए। ये है धारा 3, हाँ। यहाँ से देखिए। देखिए भाई, कुछ में बेयर एक्ट में शुरुआती दौर में पुलिस अधिनियम 1861 दिया है, और कुछ में लास्ट में। भाई पहले पैरा ही दे दिया है कुछ में, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ऊपर हेडिंग बने इंडेक्स में देखकर निकाल लीजिएगा कि कहाँ ये दिया है ना। तो भाई पूछ लीजिए, ये नहीं कि पैरा पढ़ते रहिए या पढ़ा जा रहा है, एक पढ़ा जा रहा है। हाँ हाँ, ये धारा 3 निकाल लीजिए अब। हाँ, यहाँ से पढ़िए। देखिए भाई, राज्य सरकार में अधीक्षण का निहित होना, यानी कि पुलिस बल पर आपका सुपरविजन कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अभी आप देख रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, और विपक्षी कह रहे हैं कि आपका भाजपा ने तो पुलिस को ही गुंडा बना रखा है, यानी कि गुंडों की इनको क्या आवश्यकता है, ये तो पुलिस वाले ही इनके क्या है, गुंडे। भाई विपक्षी आरोप लगा रहे हैं धुआंधार कि पुलिस को अनकंट्रोल कर दिया गया है, अनियंत्रित कर दिया गया है, राज्य सरकार का कंट्रोल ही नहीं है, और सबसे बड़े गुंडे कौन हो गए हैं, पुलिस वाले। कुछ घटनाएं इधर उत्तर प्रदेश में जरूर हुई है कि पुलिस की छवि को जो धूमिल कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए धारा 3 भाई, राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होगा, तो साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में जिसके अधीन ऐसा जिला हो निहित होगा, और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा। और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जैसा अथराइज या प्राधिकृत हो, उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिष्ठित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं होगी। इसका देखिए, इस सेक्शन में धारा 3 में दो बातें बताई गई हैं। पहली बात ये बताई गई है कि जो साधारण पुलिस जिला होगा, उसमें पुलिस बल पर जो सुपरविजन या कंट्रोल होगा, वह स्टेट गवर्नमेंट का होगा, यानी कि आपका राज्य सरकार का। और राज्य सरकार पुलिस बल के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं, और जैसा कि इस अधिनियम में उपबंधित है, यानी कि अगर पुलिस अधिनियम में कहीं स्पष्ट किया कहा गया है कि कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय भी पुलिस पर एक्शन ले सकता है, तभी वह एक्शन लेगा। अन्यथा कोई न्यायालय, अधिकारी या कोई व्यक्ति पुलिस को न तो अधिष्ठित करेगा, और न ही पुलिस को कंट्रोल करेगा, न ही कार्यवाही करेगा। इसका मतलब ये निकला कुल मिलाकर कि पुलिस पर पूरी तरह जो कंट्रोल पुराना कानून ये कह रहा है, वह किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का। और कोई प्राइवेट व्यक्ति या कोई अधिकारी या कोई न्यायालय
जब तक कि स्पष्ट रूप से कहीं उल्लिखित न हो कानून में, पुलिस वालों पर कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रखते। तो भाई आप भी जानते हैं कि न्यायपालिका आपका पुलिस वालों को बुलाती रहती है और पुलिस वाले उपेक्षा बरतते रहते हैं, अधिकारी उपेक्षा बरतते रहते हैं, और बस न्यायपालिका और क्या कर सकती है, कंटेम्प्ट के भैया लिख कर एसपी और आपका डीआईजी आईजी को भेज दे कि इनको हमने बुलाया था और ये आ नहीं रहे, और क्या कर सकती है भाई सरकार को, मैंने बड़े अधिकारियों को लिख कर भेज दे कि इन पर कार्रवाई की जाए, ये हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। या एक उपाय है कंटेम्प्ट का, कि न्यायालय क्या कर सकता है इनके ऊपर, तो अवमानना की कार्रवाई। और आपने अभी जौनपुर से लेकर तमाम मामले आए जहां की न्यायालय ने अवमानना की कार्यवाही की, तो सरकार पूरी तरह उन लोगों के साथ खड़ी हो गई और चलते चलते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट सरकार का डांट फटकार कर भगा दिया कि अगर भाई न्यायालय है, न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए, और जिन पर पालन की जिम्मेदारी है वहीं लोग अगर अपालन करते हैं, तो निचले न्यायालय ने तहसीलदार और इत्यादि को तलब करके कोई बुरा कार्य नहीं किया, भगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को। अभी जौनपुर का ही मामला है, बुलाया गया था कि बेलेबुल वारंट ही जारी किया गया था अवमानना में। तो इसका मतलब एक लाइन सेक्शन 3 से निकालिए, बस एक लाइन, कि पुलिस बल पर कंट्रोल कौन करेगा, राज्य सरकार। सुपरविजन कौन करेगा, राज्य सरकार। पुलिस जिला में पुलिस बल पर किसका अधीक्षण होगा, स्टेट गवर्नमेंट। अन्य कोई अधिकारी सामान्यतः पुलिस बल पर कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन कब कंट्रोल कर सकता है, जब कानून में स्पष्ट रूप से इसका क्या हो, प्रावधान। अब सेक्शन 4 आ जाइए, धारा 4 आ जाइए, धारा 3 समाप्त हो गई। धारा 4 देखिए, महानिरीक्षक यानी कि आपका महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, यहाँ सेक्शन 4 से आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है और अच्छे से इसको तैयार रखना है। यानी कि जो सेक्शन 4 है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। जब भी धारा 4 पढ़िए तो धारा 4 का जो सेकंड पैराग्राफ है वह जीएस में भी आता है और लॉ में भी क्वेश्चन आता है। देखिए सेक्शन 4 में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि शॉर्टकट में डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन जो यूपी एपीओ ने बनाया है कि पुलिस महानिदेशक, देखिए फिर एक बार याद रखिए, जहाँ जहाँ माने इस कानून में पुलिस महानिदेशक आए, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश राज्य ने वहाँ वहाँ संशोधन किया है। तो पहला पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जो बनाया गया, भाई सन याद रखिए 1984 ईस्वी में बनाया गया, और उस अधिकारी का नाम था डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस महानिदेशक। फिर याद रखिए पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक का पद उत्तर प्रदेश में कब सृजित किया गया, सन पूछा जाता है, सन गलत न हो, कब सृजित किया गया, 1984, 1984। देखिए अब बैरक देखिए, तब आपका इसमें पढ़ा जाए क्या, क्या नहीं मिल रहा है भाई आपको। नहीं नहीं सेक्शन ये है भाई, आप 3 पढ़ी ना धारा राज्य सरकार, तो 4 निकालिए। नहीं तो
पुलिस महानिरीक्षक तो हैं, यही तो पढ़ा जा रहा है। पुलिस महानिदेशक आदि, आदि की जगह वो महानिरीक्षक आदि वो शॉर्टकट में लिख दिया है, एक बार पढ़ा लीजिए। पुलिस महानिरीक्षक, उसको महानिदेशक भी लिखिए भाई, उसको बढ़ाते रहे, बैरेक्ट में कमी हो तो। देखिए भाई आगे सेक्शन 4 में पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक आदि की बात की गई है और सामान्य बात बताई ही गई। अब देखिए इसको बैरेक्ट क्या कहता है। सेकंड पैराग्राफ काफी महत्वपूर्ण है और फिर एक बार हम बता रहे हैं, जहां जहां महानिदेशक आए वहां वहां याद रखिएगा वो कब जोड़ा गया, 1984। अभी से याद करिए क्योंकि अभी कई जगह महानिदेशक आएगा। शब्द देखिए बैरेक्ट की भाषा भाई। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में होगा जो पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहलाएगा और ऐसे महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे निहित होगा। इसका मतलब कि जो साधारण पुलिस जिला है उसमें जो पुलिस पर कंट्रोल किया जाएगा, पुलिस का जो पुलिस पर अधीक्षण करेगा वह पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जाएगा, या सरकार चाहे तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि सहायक महानिरीक्षक भी इसमें माने इस पर कंट्रोल कर सकता है। यानी कि फिर आया कि आपका जहाँ जहाँ पुलिस महानिरीक्षक था अब क्या जोड़ दिया गया है, वहाँ वहाँ पुलिस महानिदेशक इसलिए जोड़ा गया महानिरीक्षक के पहले ही कि डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अब सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का बना दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस पर कंट्रोल किसका होगा, माने राज्य सरकार के बाद तो डीजीपी का होगा, आपका आईजी का होगा, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश में जो व्यवहारिक है वह डीजीपी है, क्योंकि आपका 1984 में आपका इस पद का क्या कर दिया गया है, सृजन। इसीलिए हर एक जगह संशोधन हुआ है और महानिरीक्षक के साथ साथ क्या लिख दिया गया है, महानिदेशक। जो सेकंड पैराग्राफ सेक्शन 4 का है वह काफी महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड में भी आपको खूब बताया गया था कि जो साधारण पुलिस जिला होगा उसमें पुलिस बल पर जनरल कंट्रोल, सामान्य नियंत्रण जिले के मजिस्ट्रेट का होगा, जबकि विशेष नियंत्रण पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी का होगा। रट कर जाइएगा, ये प्रावधान कहाँ है, तो सेक्शन 4 के किस पैराग्राफ में, सेकंड में। भाई रट कर इसको जाना है, सेकंड पैराग्राफ में। देखिए जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन एक जिला अधीक्षक और ऐसे अपर जिला अधीक्षक और सहायक जिला अधीक्षक जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे निहित होगा। फिर एक बार अच्छे से इसको समझिए। जो जिले में पुलिस बल पर सुपरविजन किया जाएगा, पुलिस बल पर जिले में जो कंट्रोल होगा उस पर साधारण कंट्रोल और निर्देशन जिला मजिस्ट्रेट दे सकता है, यानी कि डीएम का होगा। लेकिन पुलिस बल पर स्पेशल या विशेष नियंत्रण किसका होता है, एसपी, या आपका दिया है अपर एसपी या सहायक एसपी, यानी कि आपका पुलिस अधीक्षक या एडिशनल पुलिस अधीक्षक या असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक जिसे राज्य सरकार विहित करे। यानी कि कुल मिलाकर ये राज्य सरकार चाहे तो एडिशनल एसपी को भी ये पावर दे सकती है, असिस्टेंट एसपी को भी दे सकती है, लेकिन सामान्यतः याद रखिए जो जिले में पुलिस पर स्पेशल कंट्रोल होगा वह एसपी का होता है,
जिले के पुलिस अधीक्षक। अब पुलिस अधीक्षक में ये सब भी शामिल हैं, असिस्टेंट भी शामिल हैं, एसपी, आपका एएसपी कहा जाता है। फिर एडिशनल एसपी यानी कि अपर या अतिरिक्त एसपी, तो राज्य सरकार चाहे तो इनमें भी आपका कंट्रोल इनको भी दे सकती है। तो जो क्वेश्चन बनता है भाई, सतर्क रहना है। उत्तराखंड जब आप लोग पुलिस एक्ट पढ़ रहे थे तो सेम नियम वहाँ भी था, और जीएस में भी ये क्वेश्चन आया है, इसमें कोई शक नहीं। इसको अच्छे से तैयार करके जाइए भाई, सेक्शन वाइज तैयार करके जाइए। 47 सेक्शन है और जिसमें 6 सेक्शन निर्देशित है, तो आपका कम ही सेक्शन पढ़ना है। तो जैसे उत्तराखंड में कई लोग पूरी धाराएं रट्टा मार कर गए थे प्रावधानों को, तो अभी से प्रयास करिए कि जो सेक्शन है इसमें से गलती न हो। भाई मैं फिर बता दूं, प्रयास पैरा से भले एक दो छूट सकता है क्योंकि 554 पैरा है, लेकिन सेक्शन से गलतियां आपको कंपटीशन से बाहर कर देंगे। तो सेक्शन 47 रट डालिए, और रटवा ही जा रहा है, एक बार पढ़ाया जा रहा है, फिर बताया जा रहा है, फिर क्रैश कोर्स लास्ट में चलेगा, उसमें तेजी से बताया जाएगा। अभी तो आराम से एक एक प्रावधानों को पढ़िए। अब आइए सेक्शन 5 देखा जाए भाई। पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की शक्तियां और शक्तियों का प्रयोग, यानी कि सेक्शन 5 में आपका डीजीपी और आपका कह सकते हैं कि आपका जो आईजी साहब हैं उनकी शक्तियां और उनके शक्तियों का प्रयोग की बात की गई है। तो आइए देखा जाए इनकी शक्तियां और इनका प्रयोग। तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि सेक्शन 5 को जब भी पढ़िए तो सेक्शन 12 से जोड़कर पढ़ना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धारा 5 को जब भी पढ़िएगा तो धारा 12 से जोड़कर पढ़िएगा। तो आखिर सेक्शन 12 में क्या है, तो आपका सेक्शन 12 में पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति है। तो फिर एक बार देखिए भाई, यानी कि सेक्शन 5 को जब भी पढ़िए तो तुरंत कौन सा सेक्शन हमें पढ़ना है, सेक्शन आपका 12 एक साथ पढ़ना है। देखिए सेक्शन 5 हम शुरू कर रहे हैं और इसी के साथ आपका लिखवा भी जाएगा ऐसे ही कोरिलेट करके। देखिए, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी। अब जो क्वेश्चन यहाँ बनता है, पहला शब्द पर गौर करिए। जो साधारण पुलिस जिला है उन पर जो पुलिस वाले उस जिले में हैं, जो ये डीजीपी और आईजी यानी कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, इनका उन पुलिस वालों पर कैसा कंट्रोल होगा, तो जैसा कंट्रोल उन पुलिस वालों पर जिले का मजिस्ट्रेट रखता है। तो तुरंत दिमाग में लाइए सेक्शन 4 का कौन सा पैराग्राफ, सेकंड, कि साधारण पुलिस जिले में आपका डीएम का पुलिस पर कैसा कंट्रोल होता है, साधारण की विशेष साधारण। तो जो डीजीपी और आईजी होंगे, फिर एक बार सतर्क रहे, टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक का साधारण पुलिस जिले में पुलिस वालों पर कैसा कंट्रोल होता है, साधारण की विशेष कंट्रोल। तो विशेष न मारकर क्या मारना है, साधारण। दूसरी, लेकिन लीगल भाषा में पहला देखना है कि जो कंट्रोल डीएम का होता है वैसा ही कंट्रोल डीजीपी और आईजी का होता है। क्योंकि डीएम का कंट्रोल सेक्शन 4 के पैराग्राफ सेकंड के तहत साधारण होता है, अतः वैसा ही कंट्रोल डीजीपी और आईजी का होगा।
तो डीजीपी और आईजी का पुलिस पर जो कंट्रोल है जिले में वह साधारण ही होगा, विशिष्ट नहीं। याद रखिए, डीएम के समान। अगला शब्द देखिए, हाँ संपूर्ण, हाँ मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी, किंतु वह उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिरोपित मर्यादाओं के अधीन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी या पुलिस महानिरीक्षक मतलब आईजी साहब इन शक्तियों का जब प्रयोग करेंगे तो राज्य सरकार द्वारा जो समय समय पर नियम द्वारा लिमिटेशन या परिसीमा लगाई जाए, उन परिसीमाओं का भी इन्हें पालन करना होगा। यानी कि राज्य सरकार इनके शक्तियों के प्रयोग पर क्या लगा सकती है? लिमिटेशन, रोक नहीं भाई, परिसीमा। परिसीमा माने कुछ प्रतिबंध। प्रतिबंध मतलब कुछ नियम बना सकते हैं कि आप शक्ति का प्रयोग ऐसे करेंगे। मर्यादा मतलब कुछ माने पूरी रोक नहीं कहा जाता है। मर्यादा माने लिमिटेशन, माने कुछ सीमा लगा सकते हैं भाई, पूरी रोक नहीं। पूरी रोक तो क्या मतलब इनको बैठाने का? भाई बैठा दीजिए पद पर और कहिए कि पूरी रोक है। जैसे कि राजपथ को बैठा दिया गया कि कठपुतली जैसे नाचते रहिए और कोई मतलब नहीं है। भाई वो तो दिखावा के लिए राजपथ हैं, सब लोग जानते हैं। अभी विवाद उत्पन्न होता है कि हम तो इतना टैक्स भरते हैं, तो खूब सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए राजपथ, और कहा गया कि राजपथ को ही जानकारी नहीं है कि इनका कितना वेतन इनको मिलता है और कितना इनसे टैक्स लिया जाता है, और उल्टा सीधा समाज में बोल रहे हैं। तो भाई इनको नहीं बोलना चाहिए। तो कानून भी यही कहता है कि न जानकारी हो तो शांत रहिए, फेंकू बाबा न बनिए। तो तुरंत आपका कानून, आप माने जानकारी है या नहीं है, और आप समझ बैठे हैं कि जो मैं हूँ वही सत्य है, जो मैं जानता हूँ, और खूब पंचौरा कर रहे हैं, तो इसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं भाई, मिथ्या व्यपदेशन या दुर्व्यपदेशन। जैसे कि मान लीजिए कि आयोग से अभी एपीओ की वैकेंसी आई नहीं, और कुछ लोग कह दिए कि आयोग से आ गई और सच्चाई का पता ही नहीं किए, तो ये कपट नहीं होगा बल्कि मिथ्या व्यपदेशन होगा। और जानते हैं कि नहीं आई है फिर भी बोल रहे हैं कि आ गई, तब ये फ्रॉड। यानी कि अगर सत्य बात जानता है और उसको झूठ के रूप में प्रस्तुत करे तो फ्रॉड, और जानकारी है नहीं लेकिन मान बैठा कि हम ही सत्य हैं, तो यही राष्ट्रपति साहब मान बैठे, फेंक दिए गोला वोला भाई टीचरों के बीच में कि चलो हमारी वाहवाही हो कानपुर में, तो लोग पकड़ लिए मीडिया वाले, तो अलग बात है। फिर एक बार देखिए, यानी कि राज्य सरकार इनकी शक्तियों पर कुछ सीमाएं क्या कर सकती है? लिमिटेशन लगा सकती है। तो जब ये शक्ति का प्रयोग करेंगे तो उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अगला देखा जब भाई आपका, ये तो आपका सेक्शन 5 हुआ। अब जो ये डीजीपी हैं और आईजी हैं, ये नियम बनाते हैं, रूल बनाते हैं, और रूल का निर्माण किस सेक्शन के तहत करते हैं? तो सेक्शन 12 के तहत। यानी कि जब भी धारा 5 पढ़िएगा तुरंत एक धारा और पढ़िएगा, कौन सी? 12। देखिए भाई आपका तुरंत 12 पढ़ना, ये नहीं कि छोड़ देना, कोरिलेट करके चलेगा, क्योंकि इतना भी जल्दीबाजी अभी नहीं है। एक एक छोटी छोटी बातों को अभी लेकर ही चलना है। देखिए आपका सेक्शन 12 देखिए, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति। पहले रूल को देख लिया जाए आपका, तब आगे बढ़ा जाए। देखिए, राज्य सरकार भी नियम बना सकती है, और राज्य सरकार भर्ती के नियम बनाती है, सेवा शर्तें के नियम बनाती है। तो अगर राज्य सरकार का पूछे तो सेक्शन 2 मारिएगा। फिर एक बार याद रखिए, राज्य सरकार भर्ती के लिए नियम बना सकती है,
राज्य सरकार आपका पुलिस वालों की सेवा यानी कि सर्विस और कंडीशन के लिए नियम बना सकती है। तो अगर अलग से स्टेट गवर्नमेंट पूछे तो कौन सा सेक्शन मारना है? 2। और अभी हमने बताया कि अगर राज्य सरकार ये नियम बनाती है कि पुलिस में भर्ती अस्थायी तौर पे पहले होगी, तो ये नियम सही माना गया कि गलत? सही। और केस भी याद रखिए पीछे वाला, नानक चंद्र, कौन सा केस बताया गया? और अब्दुल अहमद के केस में कहा गया कि जो कंपलसरी रिटायरमेंट है या अनिवार्य सेवानिवृत्त है, उसका नियम भी धारा 2 में आता है। राज्य सरकार ऐसा नियम बना सकती है और ये नियम सही माना जाएगा कि गलत? सही। तो 2 केस तो याद रखिए, कौन कौन बताया गया था? अब नानक चंद और कौन सा? अब्दुल अहमद की धारा से संबंधित है 2 से। नानक चंद में क्या कहा गया? अस्थायी पद। और अनिवार्य सेवानिवृत्त किस में कहा गया नियम सही है? अब्दुल अहमद। किस धारा में नियम राज्य सरकार बनाती है? 2। 2 के तहत। अब आइए, जो ये पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक हैं, ये भी नियम बनाते हैं। अब नियम जब बनाते हैं तो किसके पूर्व अनुमोदन से बनाएंगे? पहला क्वेश्चन तो यही उठता है। फिर एक बार समझिए इसको। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है तो उसके द्वारा किसी का अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। और किस सेक्शन के तहत? अब रटिए, सेक्शन 2, 3 बार बताया जा चुका है। अगर डीजीपी या आईजी साहब रूल बनाते हैं तो इनके लिए अनुमोदन की आवश्यकता होगी नियमों की, तभी नियम लागू होगा। तो कौन ओके कर देगा? कौन अनुमोदन कर देगी? तो इन ये नियम बना सकते हैं और लागू होंगे नियम स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि फिर एक बार समझिए, उत्तराखंड में भी, फिर उत्तराखंड भी थोड़ा थोड़ा भाई चलते रह जाए, क्योंकि जिनको आपका मान लीजिए प्री का रिजल्ट आया, जिनको मेंस मिलेगा, तो आपका सीआरपीसी एविडेंस आईपीसी तो सेम रहेगी, लेकिन उधर 10-15 दिन अलग से रिजल्ट के बाद पुलिस एक्ट पढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत तो जानते रहिए, ज़्यादा नहीं। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में भी आपका यही बताया गया कि जो नियम है, आपका हल्का सा अंतर था, नियम स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और जो भी नियम है, रेगुलेशन है, वह पुलिस महानिदेशक बनाता था। लेकिन पुलिस महानिदेशक जो भी रेगुलेशन बनाता था, किसके पूर्व अनुमोदन से वहां बनाता था? स्टेट गवर्नमेंट। फिर एक बार यहाँ देखिए, यहाँ चूंकि आपका नियम और विनियम अलग अलग नहीं लिखा है, तो राज्य सरकार जो नियम बनाती है वह आपका सेक्शन 2 के तहत भर्ती इत्यादि का, और जो डीजीपी और आईजी साहब नियम बनाएंगे तो ऐसी दशा में सेक्शन 12 के तहत। और किसके पूर्व अनुमोदन से नियम बनाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी धारा में? अब आइए सेक्शन 12 भाई डिटेल में देखा जाए। अब धारा आपका 12 को डिटेल में एक एक शब्द साथ देखा जाए तो भूमिका चल रही थी। पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति। देखिए आपका महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस बल के संगठन, यानी कि अब किसके किसके लिए नियम बना सकता है? राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से। तो पहला किसके लिए बना सकता है? पुलिस बल के संगठन के लिए। दूसरा, पुलिस बल के वर्गीकरण के लिए और उनके वितरण, यानी कि किस जिले में कितना पुलिस बल भेजा जाए, उन स्थानों के जिसमें पुलिस के सदस्य निवास करेंगे उसके लिए नियम, यानी कि पुलिस की बैरक कहाँ होगी, कितनी होगी, इसके लिए रूल बनाएंगे डीजीपी इत्यादि। बल के सदस्यों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं से उनके निरीक्षण, उन्हें दिए जाने वाले आयुध, यानी कि जो स्पेशल सेवा की या स्पेसिफिक
सर्विस किया है उनको थोड़ा पुरस्कार दिया जाए, उनका निरीक्षण कैसे किया जाए पुलिस वालों को, उन्हें दिए जाने वाले आयुध यानी कि कौन से हथियार पुलिस वालों को दिए जाएं, साज सज्जा यानी कि कैसे इनकी साज सज्जा पहनावा रहेगी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वर्णन से उनके द्वारा गुप्त वार्ता और जानकारी के संग्रहण यही पूछा जाता है। यानी कि पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक जो गुप्त वार्ताएं हैं, गुप्त वार्ता और जानकारी के संग्रहण और संसूचना से संबंधित ऐसे आदेश और नियम जिन्हें वह समीचीन समझे आपका दे सकता है, यही आपका थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। यानी कि पुलिस का आवास क्या होगा, वर्गीकरण कहाँ होगा, कौन कितना कहाँ कौन नियुक्त किया जाएगा, किस जिले में कितने पुलिस वाले रहेंगे, साज सज्जा कैसे होगी यानी कि उनकी वर्दी कैसे होगी इत्यादि के बारे में नियम तो बना ही सकते हैं डीजीपी आईजी, लेकिन किसके अनुमोदन से, पूर्व अनुमोदन से, राज्य सरकार। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो गुप्त वार्ता होती हैं उनको एकत्र करना और उनको माने संप्रेषित करना, यानी कि गुप्त वार्ताओं को पुलिस कैसे एकत्र करेगी और कैसे वरिष्ठ अधिकारियों को देगी, इस बारे में भी नियम डीजीपी और आईजी बना सकते हैं। देखिए, चूंकि ये कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया तो अंग्रेज इसलिए गुप्त वार्ताओं को संग्रहण करते थे, जानकारियों को पुलिस के माध्यम से, ताकि उसकी सत्ता बनी रहे और कहीं विद्रोह न हो, इसलिए करते थे। क्योंकि भारत आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अब भारत पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गया और आर्टिकल 91A में हमने प्रत्येक नागरिक को, व्यक्ति को नहीं, किसको, नागरिक को स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता दी, वाक और अभिव्यक्ति यानी कि आसान भाषा में न आए तो बोलने की आज़ादी। हम यहाँ बोल रहे हैं, ये हमारा संविधान आज़ादी देता है, ये नहीं कि सरकार दे देती है, ये हमारा संविधान गारंटी देता है। आर्टिकल 19(1) देता है 1A। अनुच्छेद 19(1)A हमें बोलने की आज़ादी देता है, आगे हम संविधान में पढ़ाया जाएगा, सामान्य भाषा में कहा जाता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने और अपने विचारों को प्रचारित करने की स्वतंत्रता, और बोलने में और विचार प्रकट करने में न बोलने का भी अधिकार शामिल है। हम न बोलें वो भी चल जाएगा, यानी कि मौनी बाबा बन जाइए। और संविधान में राष्ट्रगान का मामला भी आता है। जो नोटा आपको अधिकार मिला है कि हमें भाई न बोलने में हमें ये भी आज़ादी है कि हमारी इच्छा किसी कोई ये प्रत्याशी पसंद नहीं है तो हम नन आप एबव दबाएंगे, इनमें से कोई नहीं, तो नोटा का बटन आपका देखिए इलेक्शन में अब रहता है। तो 19(1)A। इसके बाद आपका आर्टिकल 21 से कोरिलेट करना है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाएगा। उन्हें छीना तभी जा सकता है जब भी द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनाया जाए। इसी में फोन टेपिंग या गुप्त वार्ताएं आ गई। अब सरकार क्या करने लगी कि गुप्त वार्ताओं को, लोगों के गुप्त वार्ताओं को एक माने टेप करती थी और उसका यूज करती, हर एक सरकार करती है। मैं बता दूं, विरोधियों की, जो विरोधी पार्टी के नेता हैं उनकी बातों को टेप किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। अभी हंगामा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बनाया है, पेगासस मामला। ये सही बात है कि सरकार ने कुछ लोगों के फोन टेप किए हैं, सरकार इनकार नहीं की सुप्रीम कोर्ट में,
कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताएंगे। भाई केंद्र सरकार ने यही कहा कि हम इस बात को ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से क्या है जुड़ा मामला, तो सरकार टेप करती रहती है। इस पर तमाम केस आया और एकांतता का अधिकार आया कि फोन टेपिंग करना एकांतता के अधिकार का क्या है हनन। पिछली बार उत्तराखंड में क्वेश्चन बना था। भाई देखिए आपका 2-3 केस बताते हैं। एक गोविंद का केस आया, दूसरा मधुकर नारायण का केस आया, तीसरा खड़क सिंह का केस आया और भी केस आए। पीयूसीएल का केस आया, लेकिन अंत में जो केस आया है वह रिटायर्ड जस्टिस पुट्टू स्वामी का केस आया, लास्ट केस, और जिसमें 9 जजों ने सर्वसम्मत से राइट टू प्राइवेसी या निजता या एकांतता के अधिकार को आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट माना, यह माना गया है। हाँ, ये है कि एकांतता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। सरकार चाहे तो उस पर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती हैं, लेकिन वह प्रतिबंध मनमाना न हो, रीजनेबल हो। और प्रतिबंध रीजनेबल है कि नहीं है इसका निर्धारण अब कौन करेगी, कोर्ट। यानी कि पूरा पावर कौन ले लिया। अभी देखिए आपका व्हाट्सएप का भी मामला आया, तमाम मामले आए। व्हाट्सएप पर अभी आपका चला था कि भाई एक तीर बनेगा, यानी कि मैसेज पहुंच गया, दो मैंने एक तीर बना, फिर दो निशान बनेंगे यानी कि मैसेज पहुंच गया। अगर नीला हो गया तो आपका पढ़ लिया व्यक्ति। और एक और सरकार ने योजना बनाई थी कि जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम से मैसेज जा रहे हैं उसके सरकार के अधिकारी भी पढ़ेंगे और तब रेड बनेगा। तो इसको चैलेंज किया गया, ऐसे नहीं हमें रोका गया है। कई उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं ने इसको चैलेंज किया और कहा ये तो शुद्ध रूप से हमारी प्राइवेसी का क्या है ना। तो हाई कोर्ट से, सभी हाई कोर्टों से मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ मंगा लिया, तो मंगा सकता है कि नहीं। तो आर्टिकल भी याद रखे, कौन सा आर्टिकल है कि कई हाई कोर्ट में एक ही जैसे विवाद हो। तो भाई आर्टिकल मैं बता दे रहा हूँ, 139A संविधान का अनुच्छेद 139A के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ मंगा लिया और तब सरकार थोड़ा शांत हुई। नहीं तो जितने आप मैसेज करते हैं ये सरकार देखती और प्राइवेसी का आपका क्या होता है अनंत, ये याद रखिए। यानी कि हमेशा सरकार कार्यपालिका चाहती है कि लोगों के अधिकार का गला घोंट दिया जाए, लेकिन न्यायपालिका की ये जिम्मेदारी है कि हमारे अधिकारों को क्या रखे, सुरक्षित। इसीलिए आर्टिकल 32 और 226 में न्यायपालिका को बहुत बड़ा पावर दिया, कुछ भी कर सकते हैं मूल अधिकार के लिए। आगे देखा जाए, यानी कि हम ये बता रहे थे कि जो गुप्त वार्ताएं होती हैं उनको संग्रह कैसे किया जाएगा, उनकी जानकारी का संग्रहण और वरिष्ठ अधिकारियों को कैसे उनको कम्युनिकेट किया जाएगा, इसके लिए भी नियम डीजीपी या आईजी बना सकते हैं, लेकिन किसके पूर्व अनुमोदन से, राज्य सरकार। अगला देखिए आपका, और पुलिस बल से संबंध ऐसे सब अन्य आदेश और नियम जिन्हें वह समीचीन माने वर्तमान समय में उचित समझे, और पुलिस बल से संबंध ऐसे सब अन्य आदेश और नियम जिन्हें महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कर्तव्यों के दुरुपयोग या उपेक्षा के निवारण के लिए और ऐसे बल को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दक्ष बनाने के लिए समय समय पर उचित समझे, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन समय समय पर बना सकता है। यानी कि जो आईजी और डीजीपी है, पुलिस वाले अपने कर्तव्य का दुरुपयोग न करें, मिसयूज न करें। तो आप देख ही रहे कर्तव्य का कितना दुरुपयोग पुलिस वाले करते हैं और सारे नियम ताखे पर रख दिए जाते हैं, अलमारी में बंद हो गए
और पुलिस की मनमानी चलती है, देख ही रहे हैं। इसके बाद पुलिस अपने कर्तव्य में उपेक्षा न बरते, उपेक्षा को रोका जाए, यानी कि पुलिस तेजी से कार्य करे, नेग्लिजेंस या लापरवाही न बरते, और लापरवाही बरतती है तो आपका सेक्शन 6 के बाद जो 7 होगा, जो एक क्वेश्चन तो निश्चित ही बनता है प्री मेंस में, वो बताया जाएगा, उसमें आएगा। और ऐसे बल को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दक्ष बनाने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस का जो कर्तव्य है उसमें पुलिस वाले कैसे कुशलता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, इसके लिए भी नियम कौन बना सकता है? डीजीपी या आईजी, समय समय पर। लेकिन फिर याद रखिए, इसके पूर्व अनुमोदन से स्टेट गवर्नमेंट। तो आपका सेक्शन 12 में जो क्वेश्चन आ सकता है, गुप्त वार्ताओं का संग्रहण वाला, और पुलिस उपेक्षा न बरते, कर्तव्य में लापरवाही न बरते, कुशलता से काम करे, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाए, और इत्यादि के बारे में नियम बनाने की शक्ति डीजीपी और आईजी को दी गई। अब देखिए, जो ये नियम होता है, सुप्रीम कोर्ट भी नियम अपने लिए बनाता है, हाई कोर्ट भी बनाता है, आपका सीआरपीसी में भी, सीपीसी में भी, संविधान के तहत भी, पुलिस एक्ट के तहत भी। तो लिखवाते समय कोरिलेट कर दिया जाएगा, क्योंकि उतना पढ़ाते समय आपका सीआरपीसी पढ़ाया जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 476 है ना। देखिए, एक सेकंड भाई, देखिए तो चार मैंने हाई कोर्ट नियम बना सकता है, एक सेकंड देख लें भाई। 477 हल्का सा हमें मिस कर रहा है। सीआरपीसी आ सकता है, हो सकता है कि आपका, देख लेते हैं, हल्का सा मिस हो भाई तो बेयर एक्ट है, सही रहता है भाई, एक बार और देख लिया जाए। स्मृति 477 है भाई, उच्च न्यायालय नियम दांडिक मामलों के लिए बना सकता है, और सीआरपीसी का सेक्शन आपका 477। तो पुलिस एक्ट लास्ट में देखिए, पुलिस एक्ट में जो राज्य सरकार भर्ती इत्यादि का नियम बनाएगी वह सेक्शन 2 के तहत, और आईजी और डीजीपी बनाएंगे नियम वह सेक्शन 12 के तहत। तो इस प्रकार आपका जो माने बातें थी, आपका सेक्शन 5 तक हुआ, और एक सेक्शन और समाप्त हुआ 12। धारा 6 आपकी निश्चित है, तो निश्चित धाराएं भी रट्टा मार कर जाइए। धारा 6 बताया गया, फिर कौन? 11, 38, 39, 40, 41। तो कितनी धाराएं निश्चित हैं पुलिस एक्ट की? 6। अब इसके बाद आता है सेक्शन 7। देखिए, आपका उत्तराखंड से भी थोड़ा जोड़ लिया जाए। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में आपने सेक्शन 22 पढ़ा था, 23 पढ़ा था, और 24। पहले उस पर ध्यान दीजिए, तब यूपी में आते हैं। सेक्शन 22 में आपने पढ़ा था उत्तराखंड के लिए कि आपका पुलिस वालों पर विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। तो बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन रहते हुए? बताया गया था ना, हाँ, 311। तो और विभागीय कार्यवाही में कितना दंड दिया जा सकता था? अगली धारा में था 23 में, और निलंबन किस में था? 24 में। तो जो ये 2-3 धाराओं में बातें समाहित थी, ये बातें पुराने पुलिस एक्ट में केवल एक धारा में समाहित है, किसमें? सेक्शन 7। तो अब जो पिछली बार क्वेश्चन बना, वह क्वेश्चन तो भाई कहीं भी ना किताब में मिला, ना नेट पर ही मिल सकता था। सेक्शन 7 में उत्तर प्रदेश राज्य ने एक अधिसूचना जारी करके संशोधन किया था, और वह नोटिफिकेशन पूछ लिया था। तो भाई वह मिलना मुश्किल है। देखिए, आपका लाख पढ़ाया जाए
लेकिन भाई उतना अब अंदर तक पढ़ाना संभव नहीं है। एक क्वेश्चन बाहर गया था नोटिफिकेशन का। दूसरा क्वेश्चन जो इसके पहले एपीओ में बना था कि सेक्शन 7 कैसी जांच है, विभागीय जांच है कि न्यायिक, यानी कि कार्यपालकीय जांच है कि न्यायिक जांच है। तो सेक्शन 7 के तहत जो दंड दिया जाता है वह न्यायालय नहीं देता, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी देते हैं। और किसको देते हैं? अपने अधीनस्थों को, सबॉर्डिनेट को। लेकिन हमेशा अनुच्छेद 311 के प्रावधानों का क्या करते हुए? पालन। तो कल इसको हम बताएंगे भाई। एक दिन और एक दो दिन लेक्चर हो जाए तब लिखवाया जाएगा, क्योंकि लिखवाना तो बहुत छोटा छोटा है। अनुच्छेद सेक्शन 7 भाई पढ़ कर आइए, क्योंकि सेक्शन 7 में केस भी आएंगे और इसके साथ तमाम चीज़ें बतानी पड़ेंगी, और इसी के साथ न्यायिक कार्यवाही भी। तो अभी 15 मिनट बाद आपका सीआरपीसी शुरू होगा भाई। जो नए लोग हैं बता दिए, या 15 मिनट का ब्रेक रहे। 6, 11, 38, 39, 40, 41। 6 धाराएं गिन लीजिए तो। 6, 11 भाई ये पूछा जा चुका है, अंडर रट कर जाइएगा।